जी, एग्ज़ाम जगत में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर मिस्टर मिलन जी, मिस्टर शिवम जी, मिस्टर नितेश जी, जगत जी, विनय जी सभी हमारे साथ में हैं। और एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम जगत प्लेटफ़ॉर्म ना केवल इंटरव्यू तो लेता ही है, साथ में उसमें तो हमने काफ़ी ऊँचाइयाँ हासिल करके रखी हुई हैं। साथ में हम जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनके रिक्रूटमेंट, बोर्ड रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग, कमीशन रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं और बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। हम केवल मुँह से बातें नहीं करते और हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से कई लोगों को कई ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जो कि तो उसी से रिगार्डिंग मैं शुभम जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? क्या मुद्दे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, मेन इशू ये है कि इसके अंदर जो माइग्रेशन होना था रिजर्व कैटेगरी वालों का वो नहीं हुआ है, जैसे देखने में आ रहा है। मतलब देखिए शुभम जी, पूरा डिटेल में आप बताइएगा। मिलन जी भी हमारे साथ हैं, आप भी इसको डिटेल में बताइएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके ऊपर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों का ये वही इशू है, जैसे आप लोगों का स्क्रीनिंग एग्जाम होता है जिसको प्री एग्जाम बोल सकते हैं, और उसके बाद में एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है जिसको मेंस एग्जाम बोल सकते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो 3 चरण है एचपीएससी टीओ और एटीओ एग्जाम की, ट्रेजरी ऑफिसर का एग्जाम है। और इसमें इश्यू ये आया था कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था जिसको प्री एग्जाम बोलते हैं, वहां पे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं आया था, नहीं मिला था इनको इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला था, और 3-4 बार कमीशन ने रिजल्ट जारी करा था। ठीक है, तो उसमें हुआ ये था कि 47 मार्क्स वहां पे थे, जिसके जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट के उसका सिलेक्शन हो गया था, और वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, बीसीबी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, इनके साथ ये हुआ था कि इनकी कट ऑफ 47 से ज्यादा मार्क्स, मतलब 52, 53, 54 मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने सीडब्ल्यूपी भी लगाई थी, और उस सीडब्ल्यूपी के बाद में कमीशन ने अपनी थोड़ी सी गलती स्वीकार करते हुए इन्हें प्रोविजनली अलाउ कर दिया था। जो कैटेगरी के कैंडिडेट जो 47 से ज्यादा मार्क्स वाले थे, उनको प्रोविजनली अलाउ कर दिया था। राइट, ये मुद्दा था आपका स्क्रीनिंग, जिसको प्री एग्जाम बोल सकते हैं, ये वहां पर पे इशू था, जिस पे कमीशन ने सिर्फ उन कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया था जो 47, मतलब जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स वाले थे, उनको अलाउ कर दिया था, वो भी सिर्फ प्रोविजनल, मतलब उनका केस चलेगा और फिर आउटकम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो ये मेंस एग्जाम हुआ है, मिलन जी आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है क्या? जो बीसीबी कैटेगरी है या एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, क्या उन्हें जनरल की सीट पे फाइट करने का मौका मिला है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एचपीएससी जो है वो बार बार एक स्टूडेंट को गुमराह कर रही है। बार बार वो क्या कर रही है, जो पुरानी एचपीएससी की पॉलिसी है कि वो कैटेगरी वाइज बुलाती है, और अब भी उन्होंने कैटेगरी वाइज ही बुलाए हैं। जैसे अगर हम बात करें बीसीए में, तो बीसीए में 7 सीट है टोटल, अगर हम टीओ एटीओ की मिलाएं तो इन्होंने 21 कैंडिडेट को ही बुलाया है, यानी कैटेगरी वाइज बुलाया है। बट माइग्रेशन नहीं हुआ। जो बीसीए के बच्चे थे वो जर्नल में जा सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। या तो एचपीएससी ये कर दे कि सभी को इक्वल सीट्स दे दे, तब इंसाफ होगा। ये तो ना इंसाफी है सर, बिल्कुल। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जनरल की सीट्स हैं उन पे जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको वो सीट्स दी नहीं गई। तो मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट जो मिलना चाहिए बीसीबी कैटेगरी को या फिर एससी कैटेगरी को, वो बेनिफिट कहीं ना कहीं जनरल को बेनिफिट वो मिल गया है, हाँ जी और सर। जर्नल जनरल सर की कट ऑफ कम आ गई है अब। जर्नल सर किसी के लिए स्पेसिफाई नहीं है कि जर्नल किसी का अधिकार है, वहां पर सबका अधिकार है, वो अनरिजर्व है। ठीक है, वहां पर सब लड़ सकते हैं, ओपनली फाइट कर सकते हैं। मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे जर्नल में फाइट करना है, तो वो मेरी मर्जी है। ठीक है, जी, एचपीएससी धक्के से ही हमें रिजर्वेशन में लेकर आ रही है, हमें जरूरत भी नहीं है सर, वो जबरदस्ती कर रही है हमारे साथ। हमारी सीट्स कम होती हैं, हमारी कट ऑफ हाई हाई चली जाती है जर्नल से। ये तो रिजर्वेशन पॉलिसी का सर बिल्कुल ही मतलब हरासमेंट हो रहा है बच्चों के साथ। पॉलिसी का तो हो ही रहा है, बच्चों का भी हो रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो ये टीओ एटीओ की भर्ती है, इसमें जो मेंस एग्जाम है उसका कितना वेटेज है? क्योंकि देखिए, स्क्रीनिंग एग्जाम जो था उसमें बेनिफिट नहीं मिला है रिजर्वेशन का, ना ही मेरिट के बेसिस पे जो बीसीबी कैटेगरी या एससी कैटेगरी हो गई, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिला है पहली स्टेज पे। दूसरी स्टेज जो कि मेंस है, उस पे भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। आप मुझे बताइए वेटेज क्या है? सर जो मेंस एग्जाम है ना, वो फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। इसमें क्या था सर, 2 एग्जाम थे हमारे। दोनों एग्जाम में 33% हमने लेने थे, और दोनों की मिलाकर हमने 40% लेने थे। यानी कि सर ये 200 नंबर का एग्जाम था,
और 200 में से 40% यानी कि हमें 80 मार्क्स लेने थे, ठीक है, और दोनों एग्जाम में 33% लेने थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि हमें बेनिफिट यहाँ पर माइग्रेशन वाला नहीं दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जो जब आपके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और यहाँ के मार्क्स फाइनल जो सिलेक्शन है वहां काउंट होंगे। इंटरव्यू के लिए हम बुला ही नहीं गए, हम तो पहली बार कर दिया एचपीएससी ने। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसकी भी अवमानना कर रहा है एचपीएससी। तो मतलब आप लोग किस कैटेगरी से आते हो? रिजर्व कैटेगरी से आते हो आप, जो कैंडिडेट्स है एसीए। जिनका ये इशू है? ठीक है, तो आप तो ये कहना चाह रहे हो कि हमें जो जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट है, जिसके जितने मार्क्स हैं, अगर हम में से कोई उससे ज्यादा मार्क्स लेके आया तो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाओ। आपकी डिमांड यही है ना? यही डिमांड है। तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन सी डिमांड है कि भाई जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट है, कम से कम कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट हमें मत दो, लेकिन हमें जनरल तो मान लो कम से कम। जनरल तो जनरल मान कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ऊपर अगर हमारे मार्क्स है तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाओ। जी, हमारे साथ और भी साथी हैं, विनय जी हैं। विनय जी बताइए, ये क्या ठीक हो रहा है? चेयरमैन साहब गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? चेयरमैन साहब जो हैं वो, देखिए, बाहर के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जनरल के जो भी कैंडिडेट्स जैसे बाहर के भी हैं, बाहरियों से उन्हें बहुत प्रेम है। ठीक है, तो हरियाणा के जो भी शोषित और वंचित वर्ग हो गया, ठीक है, उनकी सीटें वैसे भी हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उनकी सीटें खाली रखी जा रही हैं, और बाहर के कैंडिडेट से बहुत प्यार है उन्हें। हरियाणा के लोगों को तो ये सरकार और कमीशन पता नहीं क्या चक्कर है कि इन्हें तो ये जॉब देना ही नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था जो स्क्रीनिंग जो एग्जाम हुआ था, स्क्रीनिंग एग्जाम में भी हमने देखा था कि जनरल की कट ऑफ 47 थी। वहीं पे फिर 51-52 वाले फेल कर रखे थे। वो तो हमने आवाज उठाई, इस चैनल के माध्यम से भी हमने आवाज उठाई, कोर्ट में भी गए, उसके बाद सिर्फ प्रोविजनल तौर पे उनको अलाउ किया है। वो भी सिर्फ उनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। उसके बाद में भी आप देखेंगे कि वो कोर्ट में घूमते रहेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला उस चीज का। तो विनय जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ बाकी रही है जगत जी? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये जो चेयरमैन है, इनकी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये खुद अदर स्टेट से हैं, जी, ठीक जी। है। तो ये हरियाणा के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको क्या फायदा हुआ ये बताओ? जब इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं है तो क्या फायदा रहा? जो संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, वो ही अगर पूरी तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी को ही फायदा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उल्टा जनरल कैटेगरी को मिल रहा है, तो ये चेयरमैन डिक्टेटर है। ये इस तक बात पहुंच नहीं रही, इस तक सारी बात पहुंच रही है हमारी, और इसको सब पता है, लेकिन जानबूझकर ये किया जा रहा है। आपने देखा होगा जो नेपाल का था एजुकेशन मिनिस्टर रघुजी पंत, वो भी इसी मानसिकता का था, वो भी यही था, लेकिन हम तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके से किसी शोषित वर्ग को, वंचित वर्ग को दबाया जाता है, तो वो कब तक सहन करेगा बताओ? हम इतने पेशेंस के साथ ये, लेकिन हमारी सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, और कब तक चलेगा? किसी भी देश में छोटे मोटे विद्रोह, इस तरह की दिक्कत के लिए ऐसे ही लोग जिम्मेदार होते हैं। कब तक आदमी बैठा रहेगा? कब तक अपनी शांतिपूर्ण तरीके से करेगा? हम तो देखो शांतिपूर्ण तरीके से ही सब कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल तानाशाह और गलत तरीके से अपनी बातों पर अड़ा हुआ देखिए, है और अनशन कर रहा शांतिपूर्ण है। तरीके से ही चीजें हमें करनी है। नेपाल में जो हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वहाँ के, जो हुआ था वहाँ, उतना कुछ इशू हमें नहीं बनाना है यहाँ पे। हमें जो हमारा जो मुद्दा है, सिर्फ इतना सा मुद्दा है इसके अंदर कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, कम से कम उन्हें जनरल के लास्ट कैंडिडेट से अगर उन्होंने ज्यादा मार्क्स लिए हैं तो उन्हें एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए बुला लो, है ना? तो सिर्फ इतना ही मुद्दा है। इसके अलावा कोई और कुछ बोलना चाहेगा? देखिए, मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, कोर्ट के माध्यम से सीडब्ल्यू पे आप डालो, और जैसे स्क्रीनिंग में बेनिफिट मिला था कि स्क्रीनिंग में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे, फिर वो कोर्ट गए थे और कोर्ट के बाद उन्हें अलाउ किया गया था। एचपीएससी बिल्कुल आप लोगों को भी अलाउ करेगा, और जो इंटरव्यू के लिए है, प्रोविजनली आप लोग अलाउ हो जाओगे, जिनके भी, क्योंकि यहाँ पे एक इशू ये भी है कि आप लोगों को मेंस के अपने मार्क्स पता नहीं है। इसके अलावा कोई और साथी इस पे कुछ बोलना चाहेगा? पहले तो भाई सभी को नमस्ते। भाई पहले मैं आपको एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि किस तरह से रिजर्वेशन दिया जा रहा है और उसका बेनिफिट क्या है। आप सभी को मोटा मोटा तो पता ही होगा, लेकिन अगर हम देखें तो दो ही कैटेगरीज होती हैं, एक तो अनरिजर्व्ड और एक रिजर्व्ड कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज होती हैं।
तो अगर मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं हमारे पास, तो हम 20 सीटें उसमें से उठा के रख देते हैं अलग कि भाई ये सीटें तो ये चुनिंदा कैटेगरी किस्म के लोग ही भर सकते हैं, हम इन्हीं से भरवाएंगे ये सीटें। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि वो जो पीछे 150-200 सालों से उनके साथ बुरा हुआ, उसको बैलेंस करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम वो सब कराते हैं। और जो बाकी बच गई 80 सीटें, उनको हम कह देते हैं ये अनरिजर्व्ड हैं। इनमें सिलेक्शन किस आधार पे होगा? इनमें इस आधार पे होगा, अगर 80 सीटें बची हैं तो उसके 10 गुना बच्चे आपको बुलाने हैं, मतलब हुआ 800 बच्चे। अब 800 बच्चे वो होंगे जो पूरे जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उनमें से सबसे ऊपर के 800 बच्चे हैं। उसमें वो बीसीए हो, वो बीसीबी हो, वो एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो 800 बच्चे जो टॉपर हैं, वो 800 बच्चे अनरिजर्व्ड कहलाएंगे, यानी उन्हें किसी तरीके का कोई भी कोटा बेनिफिट या कुछ नहीं मिला। अब जो 20 सीटें हैं उसके गुना में 10 हो गए 200। अब ये 200 बच्चे वो होंगे जिनको हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है क्योंकि वो पिछड़े थे। ये तो हो गई रिजर्वेशन की बात। इससे जो जनरल वाले लोग कहते हैं कि आप हमारे उसमें घुस जाते हो, तो ये मामला ही सेटल हो गया पूरा, इतना सिंपल सा है। अब बात ये है दूसरी कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या दोष है इसमें, हम जनरल में हैं तो आपने क्यों फॉर्म भरा बीसीबी से। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो जिनको पता है, वो अंधे नहीं है कि 1 सीट है या 0 सीट है, फिर भी वो बीसीबी का बेनिफिट या एससी एसटी का बेनिफिट लेते हैं। उसका कारण है उनकी एज। किसी की मान लो 28-30 उम्र हो गई, अब वो उस जनरल कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो वो फॉर्म भर देगा। अब उस केस में उसकी वैकेंसी कैटेगरी की है 0। अब ये तो डिलेमा हो गया, या तो वो फॉर्म ना भरे या फॉर्म भरे तो फिर वो बाहर हो जाए। अब इस सिचुएशन में सरकार क्या कर रही है कि अगर 0 वैकेंसी है और आपने उसी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, तो 0 गुना 15 हो गए 0। चाहे आप टॉपर हो, 800 में से पहला बंदा हो आप, लेकिन फिर भी आप बाहर हो जाओगे। अब सरकार ये कर रही है। अब हमारा ये जो कंसर्न है वो ये है कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझा इसलिए सकता हूं क्योंकि मैं दोनों ही सिचुएशन में फॉल करता हूं। पहले जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो मैं वो कैंडिडेट था जिसका 10वां नंबर था ऑल ओवर हरियाणा में बीसीबी में, यानी कि मैं उन 15 बच्चों में था जिनको 1 गुना 15 में सिलेक्ट किया गया। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन जारी रखी, सब चलता रहा सही। अब 15 जनवरी को जब उन्होंने ये सब किया, जो उन्होंने अपना पिटारा खोला रिजल्ट का, तो उसमें उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पहले बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए थे, आमतौर पर जो जनरल बच्चे मान चुके थे कि हम फेल हैं और अपनी नई तैयारी में लग गए थे, उन्होंने उन बच्चों को सिलेक्ट करके, और जो बाकी मेरे से पीछे 15 से पीछे जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे जनरल के काउंट होके, उन बच्चों को उन्होंने बाहर कर दिया और नए जनरल बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। उससे फर्क ये हुआ कि वो जनरल बच्चे 47-47 नंबर लाके भी सिलेक्ट हो गए, और हमारे जो बीसीबी वाले बच्चे थे, कैंडिडेट थे, जिनके मेरे एक पीछे जो कैंडिडेट था जिसके 55.25 कुछ नंबर थे, वो बाहर हो गया। इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब इससे हुआ ये कि जो जनरल वाले बच्चे थे उनको दिन मिले कितने, 12 दिन मिले तैयारी करने के। अब 12 दिन में उन्होंने पढ़ भी लिया, 12 दिन में उनको कॉन्टेक्स्ट तक नहीं पता होगा तो 3-4 दिन तक तो, कि क्या पूछा जाएगा, क्या प्रीवियस ईयर है, उन्होंने वो पढ़ा भी, पेपर भी निकाल दिया। सबसे बड़ी गनीमत की बात तो ये है। और चूंकि हमारे कैटेगरी के बच्चे जो बीसीबी या 2-3 महीने से जो पढ़ रहे हैं बच्चे, और मेरा तो खुद बैकग्राउंड भी है कैग वाला, मैंने तो ऑडिट पूरा अच्छे से पढ़ा भी है सीए की प्रिपरेशन में या वैसे, हमें उन्होंने बाहर कर दिया। अब मेरी समस्या मुख्य तौर पर यह आ रही है कि मान लीजिए उन 3 बच्चों में जो बीसीबी के इन्होंने सिलेक्ट किए हैं 1 गुना में 3 में, यदि मैं चौथा हूं या 5वां हूं या 6ठा या 7वां 10वां हूं, लेकिन मैं जनरल के बच्चों जो 90 बच्चे हैं, अगर मान लो मैं उन 90 बच्चों में से 30-40 बच्चों से ऊपर हूं, तो फिर मुझे जनरल में कंसीडर करना चाहिए ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, 90 के 90 हम जनरल भरेंगे, 3 के 3 बीसीबी लेंगे, और जो ओएससी के 5 हैं उनके गुना 3 करके 15 लेंगे, और डीएससी के 6 हैं उनके गुना करके 18 लेंगे। मतलब ऐसे लेंगे, अगर आप कैटेगरी में हो तो ठीक है, नहीं तो आप भाड़ में जाओ। अब इसके ऊपर भी ठीक है, ये मान लेते हैं कि चलो आपकी पॉलिसी थी, आपने ऐसा कहा, हम मान लेते हैं हमारी किस्मत खराब थी, लेकिन हम आपकी ही बात साबित करवाना चाहते हैं। आपने जो 19 अप्रैल 2025 को जजमेंट आया था सुप्रीम उसका हाई कोर्ट का,
हरियाणा हाई कोर्ट का, उस जजमेंट में आपने खुद अपने तरफ से आर्गुमेंट किया था कि कोर्ट के पास कि सर पुष्पेंद्र कुमार केस है जो एमपी के अंदर, उसके हिसाब से प्रीलिम्स वो स्टेज नहीं है जिसके ऊपर माइग्रेशन अलाउड करेंगे हम। मेंस वो स्टेज है जिसपे कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है बच्चों की, तो हम मेंस में माइग्रेशन दे सकते हैं। ये बात हरियाणा गवर्नमेंट के लर्न्ड काउंसिल ने खुद कही थी, कमीशन के। अब बात, और ये जजमेंट में अच्छे अच्छे से दे रखी है, मेरे पास जजमेंट है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा। उसमें 3 पॉइंट मोटे मोटे दे रखे हैं जिसमें साफ जाहिर है कि सरकार खुद कह रही है कि मेंस के स्टेज के ऊपर हम आपको माइग्रेशन अलाउड कर देंगे। लेकिन सरकार, इस जो ये सिचुएशन है, रिजल्ट है, इसमें देख के पता चलता है कि ना तो हरियाणा का बीसीबी, ना बीसीए, ना ईडब्ल्यूएस, ना ओएससी, ना डीएससी, इनमें से कोई भी जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी, और जो रिजेक्ट हुए हैं वो भी, किसी में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो 90 जनरल के 92 जनरल के बच्चों में से आखिरी जो 92वां बच्चा है उससे 1 नंबर भी ऊपर ले आए। सरकार के हिसाब से ये है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमें बाहर कर दीजिए। आप हमें घुसने ही मत दीजिए ना आप, अगर कैपेबिलिटी के बेस के ऊपर आप लेना ही नहीं चाहते। तो ये सारा मुद्दा है कि हमें अलाउ कीजिए आप, हम हमारे मार्क्स के बेसिस पे हमें जनरल में भेजिए। अगर आप सरकार कोर्ट में आप कुछ कह रहे हैं, आप जजमेंट मेंशन कर देते हैं, बाहर आपकी पॉलिसी कुछ हो जाती है, आप ग्रीवियंस रिड्रेसल भी सेटअप नहीं करते हैं, आप लिख देते हैं नीचे नीचे कि इनएडवर्टेंट एरर कैन नॉट बी रूल्ड आउट। भाई किसी का कैरियर है, कोई 3 महीने से 3-3 4-4 घंटे की नींद लेके सो रहा है, त्योहार सेक्रीफाइस कर रहा है, घर पे माँ बाप के साथ बैठ नहीं पा रहा है, उनसे बातें नहीं कर रहा है, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा है, अपने जो उसके दोस्त यार जो करते हैं, घूमते फिरते हैं, सब छोड़ के अपने इस कमरे में घुसा रहता है। उस बच्चे को आप कह रहे हो कि इनएडवर्टेंट एरर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब हम किसी भी सिचुएशन में कोई भी नई पॉलिसी लगा देंगे और आपको बाहर फेंक देंगे उठा के। अच्छा, एक मैं आखिरी बात और कहना चाहूंगा कि देखिए डिलेमा, देखिए 17 नवंबर को रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, उसके बाद 19 नवंबर को फिर रिजल्ट आया। अब 19 नवंबर को जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से पहले अगस्त 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने का, वो आ चुका था अगस्त में। अब सरकार के अंदर इतने निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति बैठे हैं इस सरकार में कहूं या कमीशन में, कि उन्होंने नवंबर में वो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया जो कि अगस्त में आ चुका था। अगर वो चाहते तो नवंबर में ही कर सकते थे ये कि भाई कैटेगरी वाले ही बच्चे हम लेंगे, हम माइग्रेशन नहीं देंगे, पर नवंबर में उन्होंने कर दिया ये। और उसके बाद 15 जनवरी को उनके किसी चेयरमैन को या किसी सेक्रेटरी को सपना आया कि चलो भाई जजमेंट आया था 1 अगस्त में, उसको लागू कर देते हैं, फटाफट बच्चों को बाहर कर देते हैं। अगर आपको करना ही था आप नवंबर में कर देते। अगस्त और नवंबर में तो कई महीनों का फर्क होता है। आप कहाँ सो रहे थे? आपको एकदम से क्या हो गया कि आपको जजमेंट याद आ गया, फिर आपने वो मेंशन कर दिया, रिजल्ट कैंसिल कर दिया, 15 को नया रिजल्ट निकाल दिया, बच्चे नए सिलेक्ट कर दिए, जो प्रिपेयर कर रहे थे उनको बाहर फेंक दिया। ये ऐसे थोड़ी ना चलता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। आप कैलिब्रेट करते हो, पहले इश्यू करते हो चीजें, फिर बताते हो, लोगों के ओपिनियन लेते हो। यही पॉइंट है मैं जो रखना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारी गलतियाँ स्क्रीनिंग के टाइम पे एचपीएससी ने की थी, और हम एचपीएससी पे ना ही एचपीएससी पे ना ही चेयरमैन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 बार तो आपने देखा होगा कि स्क्रीनिंग का ही रिजल्ट इन्होंने 2-3 बार रिवाइज कर करके डाला था। तो अब भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये इन्होंने कोई पॉलिसी लागू की है, हो सकता है इन्होंने गलती भी कर रखी हो, क्योंकि मेंस वो स्टेज है जहाँ पे तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपने स्क्रीनिंग पे बेनिफिट नहीं दिया तो मेंस पे तो मिलना ही चाहिए। अदरवाइज ये आपने गलत लोगों को सेलेक्ट कर लिया है, और इसके ऊपर श्योरली फिर स्टे लगना चाहिए। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश वालों ने स्टे ले रखा है, तो इस भर्ती के ऊपर स्टे होना चाहिए। अब गलत लोग अगर इंटरव्यू दे के आएंगे, और जो समाज के शोषित वंचित वर्ग हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं कि हमें बेनिफिट भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मेरिट के बेस पे ही ले लो, हमें तो जनरल की सीट जो है उन पे ही कंसिडर कर लो। देखो लेकिन अभी फिर भी कमीशन जो है वो उस चीज को वो नहीं सर मानना चाह रहा। इस भर्ती में करप्शन की बू भी आ रही है। इतनी बार रिजल्ट रिवाइज कर दिया है तो पारदर्शिता रही नहीं। इन्होंने जो बच्चे रिवाइज रिजल्ट करके जर्नल के लिए, उनका 14 दिन में पढ़कर सिलेक्शन भी हो गया। सर हम 2-3 महीने हो गए पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा जीआईबी सीआईबी भी क्लियर्ड है और अकाउंटिंग मुझे काफी अच्छी नॉलेज है, लेकिन इन्होंने फिर भी क्वालिफाई पता नहीं किया है नहीं, क्योंकि मुझे मार्क्स अभी तक पता नहीं लगे हुए। तो उसमें करप्शन की बू आ रही है। और एक मैं नीतीश यादव सर को करेक्ट करना चाहता हूँ कि बीसीबी के अंदर 6 या 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, माइग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन 6 या 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं।
नहीं नहीं भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ जो बीसीबी के जो एक वैकेंसी है, दो दो वैकेंसी है वैकेंसी वैसे, है सर, दो वैकेंसी है। दो वैकेंसी है, लेकिन उसमें से एक जो वैकेंसी है वो हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड है, वो या हाँ पर्सन जी, विद डिजेबिलिटीज के लिए या एक्स हाँ जी, हाँ सर्विसमैन जी। के लिए, तो मैं उनको तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो जाता है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो उसमें 3 गुना में उन्होंने 3 ही बच्चे लिए, बाकी अगर किसी बच्चे की, मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से बात की जिसका जो ओएससी से बिलोंग करता है, डीएससी से बिलोंग करता है, और उसने मुझे बताया कि उसका पेपर 2 ठीक गया था, जो पेपर कैग वाला है, और इंग्लिश का पेपर उसका ऐसा गया था कि ठीक ठाक था, उसने लेटर लिखे थे वो इंस्टेड ऑफ नोटिंग और ड्राफ्टिंग के। पेपर टू सर सर मैं सबका ही सही गया है। पेपर वन में थोड़ी दिक्कत रही है सबके, लेकिन पेपर टू लगभग सबका सही गया है, क्योंकि पेपर वन सर अनएक्सपेक्टेड आया था, क्योंकि उसका कोई सिलेबस मेंशन भी नहीं था, तो वो अनएक्सपेक्टेड था, तो वो सबका सही गया है लगभग। लेकिन पेपर टू सबका सही गया, पेपर वन में सबका था सर, लेकिन इन्होंने माइग्रेशन करना चाहिए था, माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों के सपने टूट गए हैं। तो मैं तो एचपीएससी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि वो सर इसकी तरफ ध्यान दें। सर मेरा एक डाउट ये था, यदि आप एड्रेस करें तो। सर मैं कह रहा हूँ, मैं BC-B कैटेगरी से आता हूँ और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मुझे एक्स सर्विसमैन, मैं एज एक्स सर्विसमैन अप्लाई किया है मैंने। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, इवन तो लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग एंड जो नोटिंग का पेपर है वो मुझे पूरा आता था, क्योंकि मैंने काफी दिनों से ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं 20 साल ड्राफ्टिंग किया है। और जो सेकंड पेपर की बात करें अकाउंटिंग वाले की, उसमें मैंने 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखे हैं, मतलब जो मुझे आते थे कंप्लीटली। मैंने 2.5 महीने तैयारी की, जब से रिजल्ट आया उससे पहले से मैं तैयारी की। मेरा भी लिस्ट में नाम नहीं है। फिर मैंने जो आपने लिस्ट डाली ग्रुप के अंदर ना, वो मैंने लिस्ट देखी, उसमें एक भी एक्सेप्शनल BCB का है ही नहीं, जबकि एक पोस्ट आप बता रहे पीसी, BCB पे हाँ, रिजर्व पीसीबी के सेवन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनमें कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है। पर नहीं है लेकिन सर। माइग्रेशन एप्लीकेबल नहीं हुआ। एचपीएससी का चेयरमैन ये चाहता है कि बाहरी को भर्ती करो, हरियाणवी को भगाओ, क्योंकि हमने बट नहीं नहीं मतलब सर, गुनाह कर दिया बिल्कुल है सही देखिए बात है। इसमें एडमिशन लेके। एक चीज और बता देते हैं, यही ये जानबूझ सोच है। करके भी ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ करके भी रिजल्ट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि भर्तियां जो है वो कोर्ट चली जाए, कैंडिडेट सफर करते रहे। इनकी मंशा एक नहीं है मुझे नौकरी यही देने लग की। रहा है। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, जैसे इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी सब्जेक्ट की भर्ती उठा करके आप देख लो, आप उसमें देखेंगे कि सब में पिटीशन लगी हुई है, क्लियर पॉलिसी नहीं रहती है इनकी। और यहाँ पे बिल्कुल ग्रोस इंजस्टिस होता हुआ लग रहा है। ना सिर्फ हम स्क्रीनिंग स्टेज की बात करें, तो मेन स्टेज में भी यहाँ पे भी इंजस्टिस होता हुआ दिख रहा है। और श्योरली इस पे भी स्टे लेना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए और इस भर्ती पे भी स्टे लेना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, जो एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना साथी, एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ नहीं है, तो वो भी इसको भुगतेंगे। जी जी, सभी भुगत रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि धरने पे भी बैठे हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 1 महीने से ऊपर हो गया है, और वो इन पॉलिसीज की वजह से, एचपीएससी की क्लियर पॉलिसीज नहीं आती है, इस वजह से 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है और वो धरने पे बैठे हुए हैं और चेयरमैन कुछ सुन नहीं रहे हैं उनकी। अब भाई साहब, जैसे आपने बताया, अब कमीशन की मंशा ही नहीं है कि वो कुछ रेक्टिफाई करें। कमीशन मान के बैठी है कि वो एकदम परफेक्ट है और उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। एक जो बंदा सुधार चाहता है वो कम से कम ये तो मानता है कि हाँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझ में भी गुंजाइश है। चलो, जो हुआ पीछे तक बिल्कुल ठीक सही है, बात। अब आगे मैं सुधार करता हूँ, बच्चों के ओपिनियन लेता हूँ, उनके व्यू पॉइंट लेता हूँ। लेकिन कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं बना रखा, कुछ नहीं, अपनी मनमानी चलती है। मन करती है उस परीक्षा के तो मार्क्स दे देती है। पीओ के मार्क्स दे दिए 13 तारीख को, रिजल्ट आया 17 तारीख को, और इस परीक्षा के मार्क्स देने से पहले ही रिजल्ट दे दिया सीधा। और जो रिजल्ट जारी किया उसमें लिखा हुआ था 31 जनवरी 2026 को जो पेपर हुआ। इतना बड़ा लैप्स कर देती है commission ने। ऐसे अच्छे अच्छे समझदार ऑफिसर बैठा रखे हैं, तो हमारी जरूरत क्या होगी उन्हें। और उनको मुझे एग्जाम लगता देके नहीं है पता सर, रिजल्ट तो क्या देंगे वो। जो अब देखिए, 31/1/2026 लिखने में गलती नहीं हो सकती। गलती आप कर सकते थे, 1/1/26 लिख देते, या फिर 31/2/26 लिख देते। आपने 31 भी लिखा है, फिर 1 भी लिखा है, मतलब आपने मान के ही चल गए थे कि हाँ, पेपर ही इस दिन हुआ था। यानी आप अवगत नहीं है स्थिति से कि पेपर कब हुआ है, कब कंडक्ट हुआ है, कितने बच्चे बैठे हैं। अच्छा, इन्होंने जो रिजल्ट बनाया है उसके लिए इनको किस चीज की जरूरत पड़ी होगी? मुझे लगता है मार्क्स की जरूरत पड़ी होगी। पेपर चेक होने के बाद जो मार्क्स आए हैं उन बच्चों के, उनके मार्क्स चाहिए होंगे। अब मार्क्स सब बच्चों की लिस्ट इनके पास होंगी, तभी तो इन्होंने रिजल्ट बनाया इस तरीके का।
तो वो मार्क्स क्यों नहीं इन्होंने रिलीज किए? वो मार्क्स रिलीज करने के ऊपर इनके कौन सी प्रिवेसी भंग हो जाती कमीशन की? उससे तो ट्रांसपेरेंसी ही इंश्योर होती ना, बच्चों को पता चलता कि चलो भाई फेल हो गए पास हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने जानबूझ के वो आंसर की वो रिलीज नहीं की, और इंटरव्यू भी इन्होंने 15 दिनों में दे दिए। 15 दिनों में इंटरव्यू, ताकि बच्चे कुछ कर ही ना पाए। जी, जी। कमीशन बिल्कुल बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी दिखा रहा है इस भर्ती को कंप्लीट करने का, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं हर एक स्टेज पे। स्क्रीनिंग की बात करें या फिर मेंस की बात करें, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, और जो जेन्युइन कैंडिडेट थे जिनको सेलेक्ट होना चाहिए था, वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो इसमें जो एक एडवाइस मैं पर्सनली आप लोगों को देना चाहूँगा, वो यही है कि आप लोग जो भी इस भर्ती पे स्टे चाहते हैं या फिर इसको रोकना चाहते हैं, वो सारे एक साथ हो जाएँ। एक ग्रुप हमने जो बना रखा है, उसी में सारे लोग ऐड हो जाएँ, और फिर बेस्ट रहेगा कि देखिए एचपीएससी लेवल पे एचपीएससी तो आपकी सुनेगा नहीं, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। इवन स्क्रीनिंग स्टेज पे आपने देखा होगा कि 4-5 बार रिजल्ट रिवाइज हुआ, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप स्क्रीनिंग जो एक स्टेज है, उस स्टेज के रिजल्ट को 3-4 बार रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इससे बड़ी और क्या गलती होगी? लेकिन मतलब कोर्ट के मेंस थ्रू के ही पेपर एक होने से भी थोड़े सॉल्यूशन दिन हो सकता पहले है कि आपने कोर्ट के रिलीज थ्रू ही आप जाओ और कोर्ट के थ्रू ही इस चीज पे कुछ किया जा सकता है। यूपीएससी अपनी गलती कभी नहीं मानने वाला। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी और भी कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल। भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है, उसके अंदर हम वेरीफाई करके ही टीओ एटीओ के जो कैंडिडेट जो इस पे स्टेज आते हैं, उन लोगों को ऐड कर देंगे, और फिर जो भी जिस तरीके से लीगली जो करना होगा, वो इस पे करेंगे, स्टे सर लेने की कोशिश करेंगे। हमें स्टे नहीं चाहिए, हमें मतलब बैठने का मौका मिल जाए इंटरव्यू में। ओके, और आप लोग चाहते हो दूसरा कि जो एक मेंस के कैंडिडेट, लेकिन एक एक इशू यहाँ पे ये है कि आप लोगों के मार्क्स नहीं पता है, एचपीएससी यही मार्क्स नहीं यही बताता है, तो मैं इसलिए यही कह रहा था कि भाई जैसे साहब जैसे पेटिशन स्क्रीनिंग में। स्टेज पे मार्क्स का पता था, तो जो 47 मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेके बैठे थे, जो दूसरी रिजर्व कैटेगरीज के, उन्होंने प्रोविजनली एग्जाम दे दिया था मेंस का, लेकिन मेंस के मार्क्स नहीं पता है। तो इसमें फिर ये है कि एचपीएससी यही तो चाल खेल रहा है आप लोगों के साथ में कि कैंडिडेट्स फिर कोर्ट जाए तो वो इस भर्ती पे स्टे ले और भर्ती पूरी ही ना हो। जी जी, अगर मार्क्स पता होंगे तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और कोर्ट के लिए भी आसान हो जाएगा फैसला सुनाना। तो हमें ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मार्क्स की तरफ देखें, कि कोर्ट में अपील करें कि मार्क्स देखिए, भी रिलीज कोर्ट करें। में पिटीशन लगाई जाए और पिटीशन में ये मेंशन किया जाए कि कोर्ट ये चेक कराए कि इसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लेके बैठे हैं, तो तो वो उनको भी अलाउ किया कितने हैं जाए, वो? और तब तक एक तो अगर वो कितने हैं? स्टे मिलता है तो ठीक है, नहीं आप उनको जैसे अपने फर्स्ट स्टेज पे एचपीएससी ने अलाउ किया था, वैसे ही इनको इंटरव्यू के लिए अलाउ किया जाए। जी जी। और उनकी क्वांटिटी बताई जाए कि वो कितने अमाउंट, मतलब कितने बच्चे हैं जिन्होंने जनरल से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, और उनके इंडिविजुअल मार्क्स भी बताए जाएं, और उनको अगर वो जनरल से ज्यादा स्कोर करते हैं तो उन्हें इंटरव्यू की डेट भी दी इंटरव्यू का जाए, मौका दिया जाए। ताकि जी ये स्पष्ट किया जाए कोर्ट के द्वारा। जी, जी। ठीक है जी, ग्रुप में हम वेरीफाई करके ही इससे जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा यही होगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचे, और उनको वेरीफाई करके हम ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी लीगल रास्ता होगा वो हम अपनाएंगे। जी ठीक है जी, तो इसको यहीं पे फिर हम एंड करते हैं इस सेशन को।